हेलो गाइस, आज से हम लोग शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज से हम स्टील स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और इम्पॉर्टेंट है। इससे पढ़ के बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है अपना, और इसकी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप अपना शॉर्ट नोट्स यूट्यूब पे शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट नोट्स यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इसके साथ पढ़ के रिवाइज़ करें और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें। मैं गारंटी देती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप आराम से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो एई का हो चाहे जेई का हो, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे। तो चलिए स्टील का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टील जो है वो कार्बन प्लस प्योर आयरन एलॉय से बना है हमारा। फिर हमारा ये है कि जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी और डक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी। डक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी मतलब ब्रिटलनेस आपका बढ़ेगा। और फिर आगे देखते हैं हम। स्टील का हमारे यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर मॉडुलस है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट मास है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमारा CGPSC AE में आया था और ये क्वेश्चन हमारा SSC JEE में आया है। अब आगे देखते हैं म्यू की वैल्यू। इलास्टिक में हमारा 0.3 और प्लास्टिक में हमारा 0.5। फिर देखिए, हमसे बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि जो पर्लिन है वो कैसा मेंबर है। तो हमारा फ्लेक्सर मेंबर है और कंटिन्यूअस है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। कंप्रेशन मेंबर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं हम क्रॉस सेक्शन के लिए। टेंशन मेंबर हम डिज़ाइन करते हैं नेट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। और फ्लेक्सर जो होता है वो हमारा सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा वो फ्लेक्सर मेंबर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हमारा गामा m0 की वैल्यू 1.1, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बल्किंग की वैल्यू है 1.1 और अल्टीमेट स्ट्रेस 1.25। फिर आगे देखते हैं हम। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 3 टाइम्स होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम के। अल्फ़ा स्टील होता है हाफ ऑफ अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम। और स्ट्रेंथ बाय यूनिट वेट किसका ज़्यादा होता है? एल्यूमिनियम का। तो ये तीनों भी रिलेशन ध्यान में रखिएगा, स्टील और एल्यूमिनियम का। फिर है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन में, तो जितने भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं सब में 1.25 ही होगा। एक ही केस में 1.5 होता है, वो है हमारा फील्ड फैब्रिकेशन इन वेल्डिंग। इसमें सिर्फ हमारा 1.5 होगा, बाकी सब में 1.25 होगा। फिर आगे है हमारा कनेक्शन फेलियर इज़ नॉट डक्टाइल एज मेंबर फेलियर। जो कनेक्शन फेलियर हमारा होता है वो डक्टाइल नहीं होता है, जबकि मेंबर फेलियर हमारा डक्टाइल होता है। क्योंकि कनेक्शन फेलियर हुआ तो एकदम सडन हो जाएगा, तो हमारा ब्रिटल होता है। अब बोल्ट के टाइप्स हैं अनफिनिश्ड और ब्लैक, HSFC और फिनिश्ड और टर्न्ड। तो अनफिनिश्ड जो होता है वो माइल्ड स्टील से बनता है और वो लूज़ रहता है, जबकि हमारा फिनिश्ड बोल्ट जो रहता है वो माइल्ड स्टील से बनता है और वो टाइट रहता है। और HSFC जो होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ये हमारा कार्बन स्टील से बनता है। आगे देखते हैं। देखिए, ये इसमें ये बताया गया इस फिगर में कि हमें गेज किसको कहते हैं और पिच किसको कहते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में अगर हमको 2 बोल्ट की डिस्टेंस हो, अगर वो बोल्ट सेम लाइन में आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे पिच। अगर वो स्टैगर्ड हो, अलग अलग लाइन में हो, जैसे ये और ये बोल्ट, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड पिच। और अगर फोर्स के परपेंडिकुलर में हम डायरेक्शन देखें जो डिस्टेंस होती है, तो अगर वो 2 बोल्ट सेम लाइन में हो तो उसको बोलते हैं गेज। और अगर 2 बोल्ट अलग अलग लाइन में हो तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड गेज। तो स्टैगर्ड वर्ड मतलब है कि अलग अलग बोल्ट,
मतलब कि जो बोल्ट है वो अलग अलग लाइन पे है, तब वहाँ पे स्टैगर्ड लगाएंगे। बाकी पिच जो होता है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और गेज जो होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। एंड और एज दोनों सेम होते हैं। बोल्ट की डिस्टेंस है हमारा मेंबर से। अब देखते हैं हम कि कितना स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी गई है मिनिमम पिच मैक्सिमम पिच के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और एसएससी जेई एई जेई कोई सा भी पेपर आप उठा लीजिए, कम से कम ये अगर इस सब्जेक्ट का स्टील का, तो आपको 25-30% क्वेश्चन सिर्फ पिच पे ही आते हैं, मिनिमम पिच मैक्सिमम पिच की वैल्यू। कभी फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट, तो कभी आप लोगों को वैल्यूज़ दे देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। तो पिच में देखते हैं, मिनिमम हमारा होना चाहिए 2.5 डी। डी हमारा नॉमिनल डायमीटर, याद रखिएगा, ग्रॉस नहीं है, नॉमिनल है, 2.5 डी। अब हम मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम में ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम बोल रहा है तो यहाँ होगा मिनिमम ऑफ 16 टी और 200 mm टेंशन के केस में, और कंप्रेशन के केस में 12 टी और 200 mm। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि मैक्सिमम बोल रहा है तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम पिच के। तो 200 तो दोनों में सेम है। कंप्रेशन में कम होगा 12 टी, क्योंकि कंप्रेशन में बकलिंग का इफेक्ट आ जाता है, और टेंशन में कोई बकलिंग का इफेक्ट नहीं है, इसलिए 16 टी। अब गेज का देख लेते हैं। गेज में मिनिमम चाहे पिच का हो चाहे गेज का, दोनों का सेम है, 2.5 डी नॉमिनल डाया। और मैक्सिमम है इसका मिनिमम ऑफ, वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम ऑफ होता है 1200 mm, दोनों का चाहे पिच हो चाहे गेज। और 100 + 40 टी है हमारा थिकनेस ऑफ मेंबर, 100 + 40। अब आगे देखते हैं हम एंड डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम। तो 1.7 डी नॉट है हमारा होल डाया। अभी तक हम ऊपर जो डी लिख रहे थे वो हमारा नॉमिनल डाया था। आगे मैं लिमिट्स बताऊंगी बोल्ट और रिवेट में, होल डाया और रिवेट डाया में कितना प्लस करते हैं कितना माइनस करते हैं। 1.7 डी नॉट है हमारा जब हैंड से हो, हैंड के केस में हमारा ज़्यादा लेंगे हम 1.7 डी नॉट। अब मशीन कट हो तो 1.5 डी नॉट। हैंड प्लस शीयर कट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ मशीन कट आपका जो एंड डिस्टेंस होगा मिनिमम कितना होगा, तो हम लेंगे 1.5 डी नॉट होल्ड आया। फिर है हमारा ई मैक्सिमम की वैल्यू। ई मैक्सिमम हमारा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 टी एप्सिलॉन। 2-4 बार क्वेश्चन एप्सिलॉन पे आ चुका है कि एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है √250/Fy। तो दे देंगे हमें स्टील का जो Fy रहेगा वो हम लिखेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर कोरोसिव इन्वायरमेंट है तो ई मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 mm + 40। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस मेनली एप्सिलॉन की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, और ये ध्यान में रखिएगा 12 टी एप्सिलॉन। नेक्स्ट, अगर स्टैगर्ड डिस्टेंस हमारे इक्वल हो और जो गेज की डिस्टेंस है वो लेस देन 75 mm है तो क्या होगा, तो ये टेंशन में हो जाएगा हमारा 24 टी और 300, और इसमें हो जाएगा हमारा कंप्रेशन में 18 टी और 300। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तक इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं पर आने के चांसेस हैं। बाकी जो 12 टी और 16 टी वाले जो मैंने पिच के बताए वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर है प्रूफ लोड क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रूफ लोड की वैल्यू निकालिए। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दिया रहता है हमारा बोल्ट का, तो उसका जो 70% होता है वो हमारा प्रूफ लोड हो जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाता है। फिर है नंबर ऑफ बोल्ट इन वन वर्टिकल लाइन। एसएससी जेई में इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बोल्ट n = √6m/NL RV पिच। तो m है हमारा मूवमेंट, p × e, e इसेंट्रिसिटी, NL है हमारा नंबर ऑफ वोल्ट लाइन, कितनी वोल्ट लाइन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, RV रिवेट वैल्यू और पिच की वैल्यू। तो इससे आपका नंबर ऑफ वोल्ट आ जाएगा कि एक वर्टिकल लाइन में आप कितने नंबर ऑफ वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं टैकिंग रिवेट का। टैकिंग रिवेट की भी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। P मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 32 टी और 300 mm। ये अगर हमारा रिवेट जो है वो वेदर को एक्सपोज नहीं है, अगर वेदर को एक्सपोज हुआ तो हम वैल्यूज़ कम कर देंगे।
तो वो हो जाएगी हमारी 16T और 300 mm। तो दोनों याद रखिएगा। इसकी जस्ट 50% कम कर देते हैं। वेदर में एक्सपोज हुआ तो 16T और वेदर में एक्सपोज नहीं है तो 32T और 300 दोनों में। फिर टेंशन और कंप्रेशन में कितना है, तो टेंशन में हमारा ज़्यादा रहता है 1000 mm और कंप्रेशन में 600 mm। फिर आगे देखते हैं हम, बोल्ट सब्जेक्टेड टू नॉर्मल, बोल्ट सब्जेक्टेड टू मूवमेंट है, ठीक है। नॉर्मल केसेस हैं, ये मोस्टली हम लोग को छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आते हैं, और बाकी गेट का पेपर जो होता है उसमें इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग से क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मतलब कि F1 निकालना हो या F2 निकालना हो, ऐसे जैसे यहाँ पर लोड लग रहा है P और इसेंट्रिसिटी E पे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस पूछ लिया जाएगा। तो P कि जितना लोड लग रहा है बाई नंबर ऑफ बोल्ट N, P/N। और अगर पूछे जाए टॉर्शनल शियर स्ट्रेस तो P इंटू E इंटू आर मैक्स बाई समेशन ऑफ R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास R मैक्स और R क्या है, तो P तो पता है लोड लग रहा है, E इसेंट्रिसिटी, और R मैक्स हमारा होता है, जैसे ये बोल्ट है उसको आप यहाँ पास बना लीजिए, ये बीच का हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ से सब पॉइंट के सेंटर पे लाइन खींच लीजिए सब बोल्ट के। उसके बाद आपको F2 की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज एट 90 डिग्री, ऐसे ऐसे आपको घूमना है इस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा आपका F2 का एंगल। और ये हमारी डिस्टेंस जो होती है ये हमारी R है, इसी में जो R मैक्स होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारा R मैक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और थीटा जो होगा ये हमारे यहाँ से निकल जाएगा, जो हमारी एंगल्स बन रही हैं। इतना डीप में नहीं पूछेगा आपका AE-JE में, ये गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपसे डायरेक्ट AE-JE के लेवल के लिए पूछेगा डायरेक्ट शेयर निकालने को, तो लोड बाई जितना नंबर ऑफ बोल्ट है, और P इंटू R, ये टॉर्शनल शेयर वाला भी पूछ सकता है। फिर अब देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज़ दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे। देखते हैं हम इस पर। मैक्सिमम एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन है हमारे 0.6 FY, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो एक्सियल में तो 0.6 FY, बियरिंग टेंशन कंप्रेशन में 0.66 FY, एवरेज शेयर स्ट्रेस 0.4 FY, ये एवरेज है। अब बोल रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो 0.4 से तो ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना होगा 0.45 FY। बियरिंग स्ट्रेस हमारा 0.75 FY, और स्ट्रेसेस इन स्लैब बीम 185। देखिए जब आप लोग SSC का पेपर सॉल्व करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC का करवा रही हूँ इस चैनल पे, तो आप लोग देखेंगे मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जा रहे हैं। ये हो गया, पिच हो गया, नंबर ऑफ़ बोल्ट इन अ वर्टिकल लाइन, ये सब, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये सब सारी वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस सबको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लिया जाए तो बहुत बच्चे क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी याद करते हैं, आप ये वैल्यूज़ याद करे रहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाएगा तो आप इसको 1 परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। इसमें से अगर पूछा जाएगा कि कौन सी वैल्यू है जो कि हमारा FY पे डिपेंड नहीं करती, तो वो है हमारा स्ट्रेस इन स्लैब बीम, और स्ट्रेस इन स्लैब बीम डू नॉट हैव एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेसेस चेंजेस ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग इन विंड लोडिंग नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज फटीग। जो हमारे स्ट्रेसेस, अगर जैसे विंड का इफेक्ट आ रहा है उससे हमारे स्ट्रेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग उसको फटीग के जैसे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमारा आ जाता है, इस पर भी बहुत बार न्यूमेरिकल नहीं डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछी गई हैं इस पर, कि अगर अर्थक्वेक और विंड का इफेक्ट लिया गया है तो कितना परमिसिबल स्ट्रेस आप इंक्रीज करेंगे मेंबर में, कनेक्शन में। अगर अर्थक्वेक और विंड का इफेक्ट नहीं लिया गया है तो कितना इंक्रीज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 पॉइंट है। विदाउट विंड और अर्थक्वेक का इफेक्ट तो हमारा 25% बढ़ेगा, चाहे वो मेंबर हो चाहे कनेक्शन। ऐसे ध्यान में रखिए, आप लोग ऐसे चार्ट बना लीजिए तो आप लोग को ध्यान में रहेगा एग्ज़ाम में भी। और अगर हमारा विंड और अर्थक्वेक के इफेक्ट को लिया जा रहा है तो मेंबर में हमारा 33.33 बढ़ेगा और कनेक्शन में 25%। SSC JEE में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसकी वैल्यूज़ याद रखिएगा कि विदाउट हो तो रिगार्डलेस कुछ भी हो, मेंबर हो, कनेक्शन हो, आप डायरेक्ट 25% लगा सकते हैं। और अगर विथ हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है, विथ में मेंबर में 33.33 और कनेक्शन में 25%। फिर है हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा वेदर एक्सपोज्ड है तो हम लोग तो थिकनेस ज़्यादा देंगे, क्योंकि वेदर में एक्सपोज्ड है तो कुछ उसको कोरोजन हुआ तो कुछ टूट सकता है उसके कुछ पार्ट्स, इसलिए हम ज़्यादा देंगे 8 mm अगर वेदर से एक्सपोज्ड हुआ तो। और ये पूछता है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, तो डाया दे देगा आपको बार का, आपसे बोलेगा यूनिट वेट ऑफ स्टील निकालो, तो ये हो जाएगा हमारा D²/163। इम्पेरिकल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और डी जो होगा वो हमारा mm में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, वेल्डेड कनेक्शन बट एंड ग्रूव वेल्ड है, तो ये हमारे टेंशन कंप्रेशन में तो ठीक है लेकिन शियर में वीक होता है। मिनिमम लेंथ होता है हमारा 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड हमारा टी थिकनेस ऑफ मेन प्लेट अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन है, अगर हाफ पेनिट्रेशन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऐसे निकालते हैं, एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया हमारा क्या है यहाँ पास, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू साइज ऑफ वेल्ड। और स्ट्रेस आ जाएगा हमारा FyW बाई गामा MW, ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेस। ये WSM से डिज़ाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी डायरेक्ट 108। आगे देखते हैं हमारा फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज़ कम्पेयर टू बट वेल्ड। बट वेल्ड पे अगर आएगा भी आपका क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछता है कि मिनिमम लेंथ कितनी होती है, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। फिलेट वेल्ड हम टेंशन कंप्रेशन शेयर, मेनली इसको हम शेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं फिलेट वेल्ड के लिए। इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड और मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड। मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड जो होती है हमारी थिकनेस पे डिपेंड करती है। अगर थिकनेस लेस देन इक्वल टू 10 mm है तो 3 mm हमारा साइज़ हो जाएगा। 11 से 20 है तो 5 mm, 21 to 32 है तो 6 mm, 32 to 50 है तो 8 mm पहले देंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसके आगे 10 mm बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारी मिनिमम थिकनेस है। कभी कभी पूछता है कि अगर आपकी थिकनेस प्लेट की 15 mm है तो आप मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड कितना देंगे, तो मिनिमम साइज़ ऑफ प्लेट हम देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, यहाँ, तो 5 mm देंगे। तो इसलिए आपको ये टेबल याद रखना है। फिर मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड अगर स्क्वायर है, स्क्वायर साइड में हमारा है, ऐसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा T थिकनेस माइनस 1.5 mm। और अगर सर्कुलर है तो 3/4 ऑफ थिकनेस। दोनों वैल्यूज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या है, मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या है। जो AEJ के पेपर्स होते हैं उसमें डायरेक्टली ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, एम्पेरिकल बेस्ड। फिर आता है हमारा थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस का हमारा फॉर्मूला है KS। S क्या है हमारा, साइज़ ऑफ वेल्ड। फिर हमारा K की वैल्यू डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हमारा एंगल जो है 60, देखिए जो एंगल होगा वो 60 डिग्री मिनिमम है और 120 मैक्स है, इसी के बीच में होगा, इससे ज़्यादा हमारा एंगल नहीं जाता। तो 60 से स्टार्टिंग है, 60 से 90 0.7, 91 से 100 0.65, 101 से 106 0.6, 107 से 113 0.55 एंड 114 से 120 0.5। इसके नीचे एंगल्स नहीं हैं। 60 से आपका 120 है और ये 5 वैल्यूज़ हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो एंगल है वो 95 डिग्री है, तो आप बताइए कि के की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, उसमें पूछा गया था कि थ्रोट थिकनेस क्या होगा। उसमें साइज़ ऑफ वेल्ड आपको दिया था, मान लीजिए 10, तो हमसे पूछा गया कि थ्रोट थिकनेस क्या होगा। तो थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला पता है K/S होता है, लेकिन अगर हमें K की वैल्यू ही नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे। इसलिए ये टेबल से आप निकाल लेंगे कि हमारे इस रेंज में आ रहा है, तो हो जाएगा 0.65 इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड दिया 10, तो 6.5 आ जाएगा हमारा थ्रोट थिकनेस।
फिर हमारा टोटल वेल्ड लेंथ है इफ़ेक्टिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइज़ ऑफ वेल्ड, और एल इफ़ेक्टिव जो है 4S से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कोड में दिया गया है। फिर है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस है हमारा FUW बाई गामा MW, और एरिया हो जाएगा एल इफ़ेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, एरिया हो जाएगा हमारा एल इफ़ेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस हो जाता है हमारा K इंटू S। और यहाँ पर √3, ये बात याद रखिएगा, आप जब भी हम शेयर का डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हमेशा √3 आएगा, तो इसलिए √3 ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ का। फिर हमारा इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है शुड नॉट बी लेस देन 3 mm एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 T और T। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा नहीं गया ये, बस ये एक बार पूछा गया था कि इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारा 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कहाँ से आया 3 mm से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ है 3 mm, ये मिनिमम है हमारा, 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग ये टेबल याद रखें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मिनिमम जो हमारा साइज़ ऑफ वेल्ड है वो कितना होना चाहिए। फिर हमारा पूछा जाता है कि प्लग और स्लॉट, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। जो प्लग वेल्डिंग है उसमें हम पूरा अंदर वेल्डिंग कर देते हैं, पूरा भर जाता है, लेकिन जो स्लॉट होता है उसमें हम लोग किनारे किनारे बस वेल्ड करते हैं। जैसे 2 मेंबर्स को जोड़ना हो हमें, तो हम सिर्फ इसके पेरीफेरी पे ही वेल्डिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम स्लॉट। यील्डिंग, अगर आपको गामा यील्डिंग निकालनी है, यील्डिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो हम उसमें ग्रॉस एरिया लेंगे, और गामा M0 की वैल्यू होगी 1.1, और रप्चर में हम लोग नेट लेते हैं और उसकी वैल्यू होगी 1.25। अब हम लैम्डा की वैल्यू देखते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है हमारा एल इफ़ेक्टिव बाई आर मिनिमम, एल इफ़ेक्टिव बाई आर मिनिमम। आर मिनिमम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होता है √I/A। आई है हमारा मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए है हमारा एरिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है कि आपको लैम्डा की वैल्यू दी नहीं रहेगी, टेबल से आप लोग याद रखेंगे, और कभी कभी ब्रैकेट में वो दे भी देते हैं, दोनों टाइप का उनका क्वेश्चंस रहता है। और आर मिनिमम बोल देंगे आप लोग को निकालने के लिए, और एल इफ़ेक्टिव अननोन रहेगा, तो आर मिनिमम आप कैसे निकालेंगे, √I/A मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एरिया। अगर मान लीजिए सर्किल है तो सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा π/4, सर्किल को हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो जाएगा हमारा π/64 d⁴, और एरिया हो जाएगा हमारा π/4 d²। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, आर मिनिमम निकाल लेंगे, लैम्डा आपको टेबल से दिया रहेगा, और आप फिर एल इफ़ेक्टिव निकल जाएगा। तो देख लेते हैं अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू। फ्रॉम डेड लोड और लाइव लोड कोई सा भी कंप्रेशन टेंशन 180, विंड और अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट हो तो कंप्रेशन में 250 और टेंशन में 350, और अगर ऑलवेज अंडर टेंशन है तो 400, और कंप्रेशन फ्लेंज अगेंस्ट लेटरल बकलिंग 300, लेसिंग बार का है 145, और बिल्डअप सेक्शन का है 50। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ये सारी वैल्यूज़ याद रखिएगा। ऑलवेज अंडर टेंशन में मैक्सिमम है 400, और लैम्डा दिया है एल इफ़ेक्टिव बाई आर मिनिमम से आप एल इफ़ेक्टिव निकाल सकते हैं। फिर हमारा लग एंगल क्या होता है, लग एंगल हमारा शियर लेग इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है और लेंथ ऑफ कनेक्शन को भी रिड्यूस करता है। फिर है हमारा नंबर ऑफ वोल्ट कनेक्टिंग, कितना हमारा वोल्ट लगेगा कनेक्शन में, तो P1 बाई वोल्ट वैल्यू, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अब ये बात है। अगर हमारा एंगल सेक्शन मेन है तो मेन लग और गजेट को अगर कनेक्ट करते हैं, मेन और लग को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो 1.4 लिखेंगे यहाँ पर, उससे हम नंबर ऑफ वोल्ट कनेक्टिंग मेन और लग एंगल, और अगर लग और गजेट को कर रहे हैं तो 1.2 लिखेंगे। ऐसे अगर चैनल सेक्शन मेन है हमारा तो मेन और लग को 1.2 और गजेट और लग को 1.4
1। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गेट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा लेसिंग, ये हमारा ट्रस एलिमेंट है, टेंशन और कंप्रेशन बस इसमें आता है। और इसकी एल इफेक्टिव, इसका जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होगा उसको हम 5% से बढ़ाएंगे, और बैटन में हम 10% से बढ़ाते हैं स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा को। इसमें इसेंट्रिक लोडिंग के लिए हम लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं, जब अगर मूवमेंट आ जाए तो बैटन को डिज़ाइन नहीं करते हैं। लेसिंग जो होता है डू नॉट कैरी एक्सियल लोड, ये ध्यान में रखिएगा। फिर है हमारा आगे मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, तो ये होता है हमारा 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। थिकनेस जो है शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाई 40 और एल इफेक्टिव बाई 60। एल इफेक्टिव बाई 40 होगा हमारे सिंगल लेसिंग में, और डबल लेसिंग हुआ तो एल इफेक्टिव बाई 60, उसमें एल इफेक्टिव होगा 0.7 एल वेल्डिंग के केस में। अब ऐसे होता है हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग मिनिमम ऑफ 50 आर मिनिमम और 0.7 लैम्डा एक्चुअल इंटू आर मिनिमम। अगर टैग हुआ तो यहाँ पर 50 की जगह पे 40 आ जाएगा, और 0.7 की जगह पे 0.6 आ जाएगा। वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर टैगिंग हुआ तो 0.6 लैम्डा एक्चुअल इंटू आर मिनिमम, और 50 की जगह पे 40 आर मिनिमम। ये ऐसा आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। आर मिनिमम आपको पता ही है, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो आप निकाल लेंगे √I/A से, तो स्पेसिंग निकल जाएगी आप लोगों की। फिर है आपका जो थीटा होगा लेसिंग बार में, आप 40 से 70 डिग्री तक आप लेसिंग बार को इंक्लाइन कर सकते हैं। लैम्डा लेसिंग बार का 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैम्डा हमारा एल इफेक्टिव बाई आर, और यहाँ जो आर होता है T/√12। फिर हमारा डिज़ाइन टू रेजिस्ट द ट्रांसफर शियर, जितना भी लोड आ रहा हो उसका 2.5% ऑफ एक्सियल लोड हमारा ट्रांसफर शियर से रेजिस्ट करता है। और अगर कॉलम में बेंडिंग भी हो तो बेंडिंग शियर प्लस 2.5% ऑफ कॉलम फोर्स। और जो हमारे लेसिंग को प्रोवाइड करते हैं वो शैडो के जैसे प्रोवाइड करना चाहिए, एक के पीछे एक, शुड बी शैडो ऑफ ईच अदर। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आप कैसे लेसिंग बार को लगाएं, तो हम लोग शैडो के जैसे लगाएंगे। और टाई प्लेट्स डिज़ाइंड एज बैटन प्लेट एट द एंड ऑफ लेसिंग बार, जो बैटन प्लेट होते हैं और जो टाई प्लेट है हम उसको बैटन प्लेट की जैसे डिज़ाइन करते हैं लेसिंग सिस्टम के एंड पे। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डिस्टॉर्शन को चेक कर सकें एट द एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पूछा जाता है कि जो टाई प्लेट हम लोग डिज़ाइन करते हैं बैटन प्लेट एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम, क्यों करते हैं ऐसा? डिस्टॉर्शन को चेक करने के लिए। फिर है हमारा एलएसएम से हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, इसका फॉर्मूला है √2.5 W A² - 0.3 B² FY/γ m0। आपसे कभी भी न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देंगे और पूछेंगे कौन सा सही एक्सप्रेशन है। तो जो W होगा हमारा लोड बाई एरिया ऑफ बेस प्लेट, ये W लोड बाई एरिया ऑफ बेस प्लेट, ये हो जाएगा आपका मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। फिर हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऑर्डिनरी मेथड से हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो 100% बाई कनेक्शन से ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर मशीन कट है तो 50% बाई कनेक्शन, 50% बाई बियरिंग। कॉलम स्प्लाइस है, हम लोग लेंथ ऑफ कॉलम को इंक्रीज़ करने के लिए कॉलम स्प्लाइसिंग करते हैं। अगर हमारा 2 कॉलम है, दोनों की डेप्थ सेम है, तो हम लोग सिर्फ स्प्लाइस प्लेट यूज़ करेंगे। और अगर डेप्थ ऑफ अपर की कम है और लोअर की ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर फिलर और बियरिंग प्लेट दोनों यूज़ करेंगे। ये स्टेटमेंट्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। और अगर अपर जो है, अपर की डेप्थ बहुत कम है, लोअर की बहुत ज़्यादा, तो आप स्टिफनर को वेल्डिंग कर देंगे। फिर हमारा कंप्रेशन मेंबर के लिए जो सूटेबल सेक्शन है, मोस्ट सूटेबल सेक्शन, वो थिन हेलो सेक्शन भी हो सकता है, बॉक्स सेक्शन। पहले पे आप बॉक्स रखिएगा और ऑप्शन में नहीं हो तो थिन हेलो सेक्शन। टेंशन के लिए हमारा फ्लैट स्लैब सबसे मोस्ट सूटेबल है, बीम हमारा आई सेक्शन, और टॉर्जन के लिए बॉक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा D/TW डेप्थ बाई थिकनेस ऑफ वेल्ड। अगर हमारा लेस दैन 85 है तो नो स्टिफनर, कोई स्टिफनर देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
अगर 85 से 200 के बीच में है तो वर्टिकल स्टिफनर, 200 से 250 तो हॉरिजॉन्टल, और 250 से 400 तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर क्या है? मैक्सिमम आप 1.5 डी दे सकते हैं और मिनिमम 0.33 डी। और पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे टॉप फ्लेंज से 0.2 डी पे, और जो दूसरा लगाएंगे वो 0.5 डी पे। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कंप्रेशन साइड में ही हॉरिजॉन्टल स्टिफनर देते हैं एट द न्यूट्रल एक्सेस, मतलब 0.5 डी। फिर है हमारा, जो हम ऐसे स्टिफनर्स दे रहे हैं तो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए दो के बीच में? तो जो मैक्सिमम होगी वो 270 TW हो सकती है और मिनिमम होगी 180 TW। ये वेव पैनल की डायमेंशन हो गई। फिर आ जाते हैं हम आगे। तो हमारा आधे घंटे का वीडियो हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें पूरी स्टील का आपका शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं है। रिवेट के बारे में बताया जाएगा, रिवेट की क्या होल्ड आया और कितना आपको नॉमिनल डाया में क्या रिलेशन है, ये वैल्यूज़ दी जाएगी। ये वैल्यूज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी जेई के पर्सपेक्टिव से, और एई जेई में भी डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछा जाता है कि फील्ड में क्या होगा, सॉफ्ट रिवेटेड में क्या होगा। बोल्ट का भी है, ये वैल्यूज़ आपसे पूछा जाता है कितना प्लस, कब +1 करते हैं, कब +2, कब +3, और ये फॉर्मूलेस। फिर उसके बाद फिर सेफ फैक्टर, किसके लिए कितना सेफ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये आखिरी में हमारा ये डायरेक्ट एक्सप्रेशंस आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ले दे के हमारा 6-7 पेज का और है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट ही वीडियो में हम सीपीएम वाला भी शॉर्ट नोट्स कवर कर लेंगे, क्योंकि वो 2 पेज का बस है और सीपीएम इम्पॉर्टेंट है। उस 2 पेज के शॉर्ट नोट्स में जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, आपके सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी स्टील्स के भी जो बच्चे क्वेश्चंस हैं, बच्चे शॉर्ट नोट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।